हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से CNT के अगले अध्याय के प्रमुख जो धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैं लाया हूं आपके पास। आज हम लोग अध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है लिखा हुआ अध्याय 9 में? इससे पहले के अध्याय 9 के बारे में हम बताएं, आपको पहले ये बता दें कि इससे पहले के जितनी धाराएं हैं अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसमें अध्याय 8 के बाद अध्याय 9 को। अध्याय 9 का में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 9 में लगान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कौन सा प्रावधान होगा, ये अध्याय 9 में लिखा हुआ है। इस अध्याय का जो विस्तार है वो धारा 52 से लेकर के धारा 63 तक है। ठीक है, अध्याय 9 का जो विस्तार है वो धारा 52 से लेकर के धारा 63 तक है। यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि अध्याय 9 का क भी एक है जो कि धारा 63 के क और ख में है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अध्याय 9 का जो विस्तार है वो धारा 52 से लेकर के 63 तक है, और अध्याय 9 का क का विस्तार कितना में है? तो 63 के क ख में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो यहाँ धारा 52 में क्या लिखा हुआ? धारा 52 में ये बताया गया है कि लगान जो होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी कि जो काश्तकार है वो या रैयत जो है वो किस प्रकार से लगान अपने भूस्वामी को देगा, यहाँ उस चीज़ का वर्णन किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि वो लगान जो है वो किस्त में देगा। ठीक है, किस्त में देगा। अब यहाँ ये ध्यान में रखना है कि वो कितना किस्त होगा, तो 4 किस्त होगा। ठीक है, 4 किस्त में देगा। तो हर एक 3-3 महीने पर जो भी कृषि वर्ष निर्धारित किया गया है उस कृषि वर्ष में वो हर एक तिमाही पर लगान का जो निर्धारण किया गया है वो देगा। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा हम समझें। एक उदाहरण के द्वारा यदि हम समझते हैं कि यदि रैयत को 10 रुपये लगान यदि निर्धारित किया गया है तो 2.5 रुपये हर एक मंथ में उसको देना है, या फिर जिस प्रकार से उसको जिसमें ज़मीन दिया गया उसमें जो एग्रीमेंट किया गया, एग्रीमेंट में जिस प्रकार से निर्धारण किया गया है लगान का, उस हिसाब से उसको लगान देना है। ठीक है, धारा 52 के अनुसार से यदि आप पूछेगा कि लगान कितने किस्तों में देना है देने का प्रावधान किया गया है, तो लगान 4 किस्तों में देने का प्रावधान किया गया है। तो 12 महीने को 4 भाग में बांट दें तो 3-3 महीने पर आता है। ठीक है, अब यहाँ उसके आगे धारा जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, हम उसी के बारे में अब चर्चा करेंगे। अब हर एक धारा को हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ आते हैं 51 धारा 52 के बाद धारा 54 में। अब धारा 54 कहता है कि लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद देंगे। यदि रैयत जो है या काश्तकार जो है वो लगान को चुकाता है, किसके पास? भूस्वामी के पास। ठीक है, या यदि उपायुक्त के यहाँ जमा करता है तो उसको उस लगान को जमा करने के बाद उसको एक रसीद दिया जाएगा जिसमें जो जमा लिया है उसका हस्ताक्षर होगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ को समझिए। लिखा हुआ लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद उसको दे दिया जाएगा। अब आगे कहता है कि यदि रसीद नहीं दिया, ठीक है, भूस्वामी जो है वो रसीद नहीं देता है तो उसके बदले में उसको सज़ा दी जाएगी।
ठीक है। यहाँ देखिए CNT का हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे, CNT लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो यहाँ के मूल बासिंदे थे, चाहे वो क्या कहते हैं SC ST हो या फिर यहाँ के सदान हो, उनको ज़मीन का जो अधिग्रहण था वो दूसरे लोग कर रहे थे, बाहरी लोग कर रहे थे। तो उन बाहरी लोगों से उनके ज़मीन को बचाना ही मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ इसीलिए उस चीज़ को कहा गया कि कई बार ऐसा होता था कि लगान चुका दिए जाते थे, लेकिन भूस्वामी जो थे या ज़मींदार जो थे उस ज़मीन के बारे में जो लगान के बारे में मेंशन नहीं करते थे और बाद में कहते थे कि तुमने लगान नहीं दिया है, तो प्रूफ होता नहीं था। यहाँ प्रूफ बनाया गया कि आप यदि लगान जमा कर रहे हैं तो आप उससे रसीद मांगो, और रसीद कैसे होगा, तो रसीद में जिसके पास आप जमा किए हो उसका हस्ताक्षर होगा, उसका साइन होगा। और यदि वो मना करता है या नहीं देता है तो उसको 1 महीने का साधारण जेल हो सकता है या 100 रुपया जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, यानी कि 1 महीने का जेल और 100 रुपये जुर्माना। ठीक है। यहाँ किस चीज़ को याद रखना है, याद रखना है रसीद देना है। रसीद लेगा किस धारा के अनुसार से, तो धारा 54 के अनुसार से। और यदि रसीद नहीं दिया जाता है तो भूस्वामी को कितना सज़ा दिया जा सकता है, तो 1 महीने का साधारण कारावास या 100 रुपये का जुर्माना, या तो फिर दोनों। आगे कहता है, आगे धारा 58 कहता है कि लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज का प्रावधान। यदि कोई रैयत या काश्तकार लगान नहीं चुका पाता है तो लगान उसका बकाया माना जाएगा, लेकिन बकाया माने जाने की 2 शर्तें हैं। अब 2 शर्तें में क्या क्या है कि यदि रैयत को या काश्तकार को ज़मीन भूस्वामी के द्वारा मिला है तो भूस्वामी उसका लगान कैसे एक तय किया होगा कि फलाने डेट को आपको लगान चुकाना है, तो उस भूस्वामी के तय किए गए तिथि को सूर्यास्त तक यदि वो लगान नहीं जमा करता है तो उसके बाद उसका लगान जो है वो बकाया माना जाएगा। और दूसरा कंडीशन कि यदि भूस्वामी सरकार है, ठीक है, यदि भूस्वामी सरकार है तो जो कृषि वर्ष है उस कृषि वर्ष के अंदर यदि वो लगान नहीं देता है तब लगान बकाया माना जाएगा। ठीक है। कब लगान बकाया माना जाएगा, तो लगान 2 कंडीशन में बकाया माना जाएगा। एक कंडीशन है कि यदि भूस्वामी ज़मींदार है, ठीक है, भूस्वामी ज़मींदार है तो जो उसके बीच में तय किया गया है उस तिथि को यदि लगान नहीं दिया जाता है तो उस तिथि के सूर्यास्त के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद से फिर उसका लगान बकाया माना जाएगा। ठीक है। और यदि भूस्वामी सरकार है तो लगान कब बकाया माना जाएगा, यदि वो कृषि वर्ष के अंत तक बकाया लगान नहीं जमा करता है तो वो बकाया माना जाएगा। अब बकाया यदि है तो उस पर ब्याज होगा। तो ब्याज जो है वो ध्यान में रखेंगे कि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज पर चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर चलेगा। ठीक है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं जाएगा, चाहे वो भूस्वामी के पास जमा कर रहा हो चाहे सरकार के पास जमा कर रहा हो। ठीक है। अब यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि ब्याज को है यदि वो लगान जो है और उस लगान जमा करता है 1 कृषि वर्ष के बाद दूसरे कृषि वर्ष के बीच में वो जमा करता है तो उसको 3% का ब्याज देना होगा। ठीक है। कितना परसेंट का, तो 3% का। कब, दूसरे कृषि वर्ष के बीच में कभी भी यदि वो अपना पिछले वर्ष का लगान जमा करता है तो उस लगान सहित 3% ब्याज भी उसको जमा करना पड़ेगा। 3% से ज़्यादा ब्याज देना नहीं है। अब यदि दूसरा कृषि वर्ष में भी वो नहीं जमा करता है तो उसके लगान पर 6.25% का लगान ब्याज वसूला जाएगा। ठीक है। दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। साधारण ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कब, 3 वर्ष। यदि अगले वित्तीय वर्ष में वो अगले कृषि वर्ष के बीच में कभी भी यदि वो लगान जमा करता है तो उसके उस बकाये लगान पर मात्र 3% तक
ठीक है। 3% तक, 1% भी लग सकता है, 2% भी लग सकता है, लेकिन अधिकतम 3% तक, ठीक है। 3% तक ब्याज आप उस पर लगा सकते हैं, 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यदि वो दूसरा कृषि वर्ष में भी यदि वो लगान नहीं जमा कर पाता है तो उसके लगान पर 6.25% तक ब्याज लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं धारा 61 पर। धारा 61 कहता है कि वस्तु के रूप में देय लगान का रूपांतरण, ठीक है। अब यदि कोई रैयत जो है वो या काश्तकार जो है वो लगान जो है वो वस्तु के रूप में चुकाता है, ठीक है। यानी कि जो वहाँ फसल हुआ उस फसल का कुछ हिस्सा जो तय किया गया है एग्रीमेंट में या जो तय किया गया भूस्वामी के द्वारा, उस हिसाब से वस्तु को चुकाता है, वस्तु उसको देता है भूस्वामी को। तो यदि वो चाहे, कौन, रैयत या काश्तकार यदि चाहे तो उस जमीन के उस लगान को वो वस्तु के बदले में नगद जमा कराने का एक आवेदन देगा। किसको? उपायुक्त को, ठीक है। अब उपायुक्त फिर ये जांच करेगा कि उसका जो वस्तु वो लगान के रूप में दे रहा है तो उसके लिए कितना पैसा उसको लगान के रूप में नगद लिया जाना चाहिए। तो जब वो जांच करेगा तो फिर वो तय करेगा कि इतना लगान आपको देना है, ठीक है। धारा 61 कहता है कि वस्तु के रूप में देय लगान का रूपांतरण किया जा सकता है बशर्ते जो रैयत है या काश्तकार जो है वो उपायुक्त को आवेदन दे कि वह जमा करने वस्तु के बदले में धन के रूप में लगान जमा करना चाहता है, ठीक है। तो कितना लगान देगा वो उपायुक्त जांच करके तय कर देगा, ठीक है। आगे 61 का क में लिखा हुआ है कि अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण, या अधिभोग को आप छोड़ दीजिए, इसको मत समझिए कि क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए। यहाँ समझिए जोत के लगान का रूपांतरण, ठीक है। लगान का रूपांतरण होगा वस्तु के रूप से धन के रूप में। वस्तु पहले लगान के रूप में दिया जाता था, लगान जो है वो वस्तु के रूप में दिया जाता था। अब यदि वो क्या कहते हैं धन के रूप में देना है तो क्या होगा? तो एक तो 61 में आपको बता चुके हैं कि वस्तु के रूप में यदि वो वस्तु को धन के रूप में देना चाहता तो उपायुक्त के यहाँ आवेदन देगा। अब इसमें 61 का काम में कहता है कि यदि राज्यपाल ऐसा कोई आदेश जारी कर देता है कि अब इस जमीन का वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जाएगा बल्कि धन के रूप में लगान दिया जाएगा, तो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या संज्ञान से, या एक तो संज्ञान हो गया यदि निर्देशित कर दिया तो वो अपने लागू कर देगा, ठीक है, या फिर भूस्वामी के आवेदन देने पर लगान जो है उसका रूपांतरण कर देगा धन के रूप में, ठीक है। अब आगे कहता है धारा 63। धारा 63 कहता है कि स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक वसूलने पर दंड होगा। यानी कि धारा आपको 63 कहता है कि यदि कोई भूस्वामी यदि लगान से ज़्यादा लगान वसूलता है, जो निर्धारित लगान है उससे वो ज़्यादा लेता है, या फिर ब्याज जो निर्धारित है उससे ज़्यादा ब्याज वो वसूलता है, तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। दंड दिया जाएगा। देखिए यहाँ इस अध्याय में 2 जगह दंड है। एक जगह पर है यदि वो रसीद नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रसीद नहीं देता है तो उसको 1 महीने और 100 रुपये का जुर्माना है। 1 महीने उसका जुर्माना, 1 महीने का कारावास, या तो फिर 100 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। यहाँ कहता है कि यदि वो लगान जो निर्धारित है या जो ब्याज निर्धारित है उससे यदि वो ज़्यादा लेता है, या फिर कोई ऐसा टैक्स लगा देता है अपनी मर्जी से जो कि एग्रीमेंट में या जिस समय उसको ज़मीन दिया जा रहा था उस समय तय नहीं किया गया, या सरकार ऐसी कोई टैक्स नहीं लागू की है, वो अपने मन से टैक्स लगा दिया, तो उस पर भी उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। उसको 6 महीने का उसको साधारण जेल हो सकता है, या फिर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है।
यहाँ ध्यान में रखेंगे। कहाँ कहाँ ध्यान में रखेंगे आप? धारा 58 को और धारा 63 को। किस लिए? तो यहाँ जुर्माने का प्रावधान है। किसको? तो भूस्वामी को। धारा 58 कहता है कि यदि वो रसीद नहीं देता है, ठीक है, रसीद नहीं देता है तो उसको दंडित किया जाएगा। कितना? तो 1 महीने का कारावास या तो फिर 100 रुपये का जुर्माना। अब धारा 63 कहता है कि यदि वो लगान ज़्यादा वसूलता है या कोई ऐसा टैक्स लगा देता है जो कि सरकार जारी नहीं की है या सरकार उसको लागू नहीं की है, वो अपने मन से टैक्स लगा देता है या ज़्यादा ब्याज वसूलता है, तो इसके लिए उसको दंडित किया जा सकता है। कितना? तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर 500 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यहाँ तक है आपका अध्याय 9। अध्याय 9 में ये आप 3, 3, 6 जो धाराएं हैं उनको याद रखेंगे। इसमें किसी भी को भी काटना संभव नहीं है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं अपने जगह पर, ठीक है। तो ये 6 का 6 आप याद रखें, ठीक है। अब इससे आगे धारा 63 का क में अध्याय 9 का क है, ठीक है। अध्याय 9 का क है, ठीक है। अब इसमें क्या है वो समझिए। यही आपको इसी वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना सही नहीं है। मात्र 1 मिनट 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 9 का क आप समझ लीजिए। 9 का क में क्या लिखा हुआ है? तो जो बंजर जमीन है उसका बंदोबस्त के बारे में कहता है। बंजर जमीन के बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। बंजर जमीन के बंदोबस्त। अब यही आपको बता रहे हैं क्या कहता है। 9 का क में 63 का क कहता है कि जो भूमिहीन है तो उसको सरकार बंजर जमीन को दे सकती है, उसका बंदोबस्त कर सकती है, उसको दे सकती है, ठीक है। ये किस में है? तो धारा 63 का क में है, ध्यान रखिएंगे। 63 का क में बंजर जमीन का बंदोबस्ती है, बंजर जमीन के बंदोबस्ती, ठीक है। अब आगे कहता है 63 का ख में। अब ख कहता है कि यदि किसी को बंजर जमीन का बंदोबस्ती दे दिया गया, ठीक है, और दे देने के बाद यदि वो जिस दिन दिया गया उस तिथि के अगले 5 वर्षों तक उस जमीन को उसने कोई उपयोग नहीं किया या फिर उस जमीन को संक्रमित किया, यानी कि उस जमीन की स्थिति को बर्बाद करना चाहा, ठीक है, तो उस स्थिति में उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा और फिर उस जमीन को किसी दूसरे आदमी को बंदोबस्त किया जा सकता है, ठीक है। यही दोनों चीज़ है। यहाँ आपको क्या याद रखना है? यदि आप ये दोनों को नहीं भी याद रखना है, क और ख को, तो इतना याद रखें कि 63 में क्या है या अध्याय 9 के क में क्या है। अध्याय 9 के क में है बंजर जमीन का बंदोबस्ती। कम से कम इतना ज़रूर याद रखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और उस वीडियो में आपको बताएंगे अगला अध्याय, यानी कि अध्याय 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।